नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। साल 2023 की पहली तिमाही बीत चुकी है और इसी के साथ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सीबीआरई ने रियल्टी सेक्टर के आउटलुक पर एक डिटेल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट पर फौरी तौर पर नजर डालें तो रिटेल सेक्टर में 2023 में 5.5 से 6 मिलियन वर्ग फीट एरिया लीज हो सकता है। ऑफिस स्पेस में 51 से 53 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया डिलीवर होगा। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक में 32 से 35 मिलियन स्क्वायर फीट के एब्जॉर्प्शन का अनुमान है। तो वहीं रेजिडेंशियल में मिड सेगमेंट और अपर सेगमेंट में मजबूत डिमांड के चलते सेल्स और न्यू लॉन्च की मजबूत पाइपलाइन दिख रही है। अब इन आंकड़ों के पीछे की वजह क्या है? बीते साल के मुकाबले मौजूदा साल में ग्रोथ स्टोरी के ट्रिगर्स क्या हैं? ग्लोबल इकोनॉमी की डगमगाती चाल के चलते किस तरह की चुनौतियां बन रही हैं? अगर आप घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं या फिर रियल एस्टेट में निवेश के तौर पर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मौजूदा हालात आपको क्या संकेत दे रहे हैं? रियल्टी सेक्टर के मौजूदा मूड और माहौल को समझेंगे। सीबीआरई की 2023 इंडिया मार्केट आउटलुक रिपोर्ट की बारीकियों को जानेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, सीएमडी हीरानंदानी ग्रुप और वाइस चेयरमैन नरेटको नेशनल। हमारे साथ अभिनव जोशी हैं, रिसर्च हेड भारत, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, सीबीआरई। अमित गोयनका हमारे साथ हैं, एमडी निसिस फाइनेंस। और आदित्य कुशवाहा हमारे साथ हैं, सीईओ और डायरेक्टर एक्सिस ई कॉप। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका निरंजन जी, अमित जी, अभिनव जी और आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला सवाल अभिनव आपसे ही होगा। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि आपकी रिपोर्ट की हाईलाइट्स क्या हैं? रेजिडेंशियल और ऑफिस स्पेस को देखते हुए साथ ही निवेश को लेकर कैसा माहौल दिख रहा है? क्योंकि हमने देखा रिपोर्ट में एशिया पैसिफिक में आपने $65 बिलियन से अधिक के निवेश का जिक्र किया है। इसे डिस्क्राइब करिए जरा। धन्यवाद दीपक जी। 2023 में हम ये उम्मीद रखते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में रहेगी और रेजिडेंशियल में भी मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल हुआ 50 लाख से नीचे और मिड सेगमेंट हुआ 50 लाख से तकरीबन 1 करोड़। इन दो सेगमेंट्स में तो सेल्स है ही, क्योंकि ये मासी सेगमेंट्स हैं, तो ये डोमिनेट करते हैं आपकी डिमांड को और सप्लाई को। लेकिन प्रीमियम, लग्जरी और जो ज्यादा एक्सपेंसिव सेगमेंट्स हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव कॉन्फ़िगरेशंस हैं, बड़े साइजेस के यूनिट्स हैं, वहां पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 12 महीने में। और फर्स्ट क्वार्टर में किसी तरह का स्लो डाउन देखने को नहीं आया है डिस्पाइट मॉनेटरी टाइटनिंग। और ओवरऑल जो क्वालिटी है रियल एस्टेट की, जो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एंड यूजर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो टॉप नॉच है। तो क्वालिटी पे बहुत फोकस है, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस है। और इसी वजह से जो आप एक जो ड्राई पाउडर या जो इन्वेस्टेबल जो मनी है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पास है, एशिया पैसिफिक के लिए अराउंड 60 से 65 बिलियन डॉलर्स का है। उसमें भारत का शेयर पहले बहुत कम होता था, लेकिन चाइना से डाइवर्सिफिकेशन होकर जो सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल और सर्विसेज में जो भारत पे फोकस आया है, हमारी उम्मीद है कि इस 65 बिलियन डॉलर्स में से काफी बड़ा एक शेयर है जो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट हो सकता है आने वाले 12 से 24 महीने में। निरंजन सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि देश के इकोनॉमिक कंडीशन को देखें और प्रॉपर्टी मार्केट के कर्व को देखें तो लगता है कि इकोनॉमी के मुकाबले रियल एस्टेट की ग्रोथ अधिक दिख रही है। क्या फैक्टर्स हैं इसके? दीपक जी, दो बातें चल रही है। एक बात है ये है कि ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के ऊपर, जैसे सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में या जहां भी प्राइवेट सेक्टर को जुड़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरों की हो रही है, उसके कारण एक बूस्ट आ रहा है कि ये क्षेत्र में और लोग रुचि ले रहे हैं। दूसरी बात है कि कोविड के बाद लोग ये उनके ध्यान में आ गया कि हमें हमारा घर चाहिए, और जहां लोगों के पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, पैसे हैं और उनकी बोरोइंग कैपेसिटी है, वो वहां खरीदते हैं। उसमें दो नेगेटिव फैक्टर हो गए, वो ब्याज बढ़ गया और सेकंड, जो रशिया यूक्रेन वॉर में इन्फ्लेशन आ गया। इसलिए जो अफोर्डेबल सेगमेंट है वहां जो इंक्रीमेंट होने की जरूरत थी वो नहीं हुआ है, क्योंकि जो मार्जिनल सेक्टर में आते हैं लोग, उनको करंट ईएमआई ज्यादा दिख रहा है और वो उतनी साहस नहीं ले सकते कि वो करंट ईएमआई भर सके। इसलिए अफोर्डेबल क्षेत्र में डिमांड कम हो रहा है। कम हो रहा है मींस ओवरऑल देखा जाए तो अफोर्डेबल सेगमेंट सबसे ज्यादा ही है आज भी,
इसे देखे जाए तो लगभग 60% तो अफोर्डेबल सेगमेंट आज भी है, लेकिन मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल अब हायर जो सेगमेंट है जहां प्रोग्रेस कम होता था वो आज की तारीख में ज्यादा है, क्योंकि वो क्षेत्र में लोग ब्याज देने को तैयार है, वो आज की ईएमआई ज्यादा दे सकते हैं और उनको पता है कि फ्यूचर में ये ईएमआई कम हो जाएगा, जैसे ब्याज कम हो जाएगा, आरबीआई की करेक्शन हो जाएंगे तो उनकी कैपेसिटी, तो ये बात Correct. जरूर हुई। सो ओवरऑल देखा जाए तो जो भी एक्शन सरकार कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, और ये इसमें पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहा है। मेरा अगला सवाल अमित जी आपसे होगा, निवेश के लिहाज से सीबीआरई की रिपोर्ट में एशिया पैसिफिक में 2023 में $65 बिलियन से अधिक के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है, लेकिन जिस तरह से यूएस में एसवीबी सिग्नेचर बैंक, यूके में क्रेडिट स्विस का संकट बना हुआ है, तमाम आर्थिक जानकार दुनिया के आर्थिक हालातों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। भले ही भारत को लेकर चिंताएं कम हैं, ऐसे में भारतीय रियल एस्टेट में क्या स्थिति देख रहे हैं आप? धन्यवाद दीपक जी। जैसे अभिनव जी ने एकदम सही अनुमान बताया है कि 2022 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा था, जहां पे करीब 4.5 लाख यूनिट की बिक्री हुई। पहला तिमाही भी 23 का काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा रही हैं और होम लोन सेगमेंट जो है वो आज भी 20% साल दरअसल बढ़ते ही गया है। इसके बावजूद कि इंटरेस्ट रेट हाइक हमने काफी देखे हैं, मगर क्योंकि अभी भी वैश्विक अस्थिरता बनी हुई है दीपक जी, और अभी भी लोगों में एक चिंता है मन में, क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट देखें तो उसमें भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, इंटरेस्ट रेट्स भी अभी थमे नहीं है और बढ़ने की उसमें आशंका है। प्लस आईटी सेक्टर और जॉब मार्केट्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और कंसर्न बनी हुई है। जैसे अभिनव जी ने बताया कि $65 बिलियन का एक एलोकेशन है एशिया पैसिफिक में। खैर एग्जैक्ट अनुमान बताना शायद मुश्किल हो कि कितना आएगा, पर हमने करीब 50 से 60 हजार करोड़ का एफडीआई निवेश देखा है दीपक जी, और मुझे ये उम्मीद है कि एटलीस्ट 10 से 12% ये रुपया हमारे देश में आने की संभावना है। करीब 6 से 7 बिलियन डॉलर शायद हमारे देश में ये निवेश हो। तो मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो घरेलू संपत्ति भी है वो एक वास्तविक इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाती हुई दिख रही है, बिल्कुल। क्योंकि उसको एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है। तो जो एक डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो हमारे जैसे फंड्स जो डोमेस्टिक कैपिटल के बलबूते पे निवेश करते थे, हम हमारी खुद की कॉर्पस अब दुगना तिगना होता देखते हैं। तो डेफिनेटली रियल एस्टेट की तरफ जो रुझान है वो काफी पॉजिटिव आज भी बना हुआ है, चाहे कंजम्पशन बतौर देखें या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बतौर देखें। आदित्य जी आपके पास आएंगे। हमने देखा कि बीते कुछ समय में डेवलपर्स ट्रेडिशनल रियल एस्टेट से अलग नए ट्रेंड्स पर फोकस करते दिख रहे हैं। आप खुद भी हॉस्पिटैलिटी और सेकंड होम की ओर अधिक सक्रिय दिख रहे हैं। अभिनव जी की रिपोर्ट देखने के बाद आपका नजरिया क्या है? देखिए दीपक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों से इंडियन रियल एस्टेट मार्केट काफी हद तक चेंज हो गया है। अगर हम ओवरऑल सेगमेंट देखेंगे तो केवल रियल एस्टेट नहीं, इस रिपोर्ट के अनुसार लीजिंग सेक्टर काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हुआ है। तो अब हमको नए नए ट्रेंड जो है, नई नई प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ रही हैं, जिससे जो है कस्टमर्स को उसके जो है रियल रिक्वायरमेंट को पूरी करा जा सके। करंटली जो मार्केट है वो काफी हद तक जो है लीजिंग बेस्ड मार्केट है, कि लोग अपने रिटर्न्स पे अच्छा आरओआई देख रहे हैं, इसलिए जो है लोग कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो और बड़े लार्ज साइज कॉर्पोरेट्स हैं वो वेयरहाउसिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्ली जो रियल एस्टेट का सिनेरियो है जहां पर लीजिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी मिल रही हैं, उन पे बायर का सेंटिमेंट्स फोकस मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी हाउसिंग, उसकी जरूरत तो चली रही है, बट जो मेजर फोकस है वो जहां पर रेंटल के आरओआई अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें फोकस देखने को मिल रहा है। अभिनव जी, अगर रिटेल, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक और अल्टरनेट सेगमेंट की बात करें तो देश के टॉप शहरों का हाल कैसा है? देखिए, रिटेल की जहां तक बात की जाए, पेंडेमिक के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक आया रिटेल में, स्पेशली फिजिकल रिटेल। हालांकि रिटेल सेल्स और कंजम्पशन स्लो हो सकते हैं, अगर जाहिर सी बात है, अगर आपकी आर्थिक विकास दर स्लो होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रिटेल सेल्स पे होगा। लेकिन जो लीजिंग है वो इतना छोटा एक कंपोनेंट है मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स और हाई स्ट्रीट्स हमारे बड़े शहरों के, कि उनमें ग्रोथ बरकरार रहेगी। इस साल 6 से 7 मिलियन स्क्वायर फीट की नई सप्लाई है और उसमें से 60 से 70% ऑलरेडी प्री कमिटेड है, मतलब ब्रांड्स ने ऑलरेडी जगह ले रखी है। तो लीजिंग स्ट्रांग रहेगी और जो मार्केट्स सबसे ज्यादा उभर के आएंगी वो होंगे आपके मेन कंजम्पशन हब्स, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई,
बैंगलोर, हैदराबाद, इन 4-5 शहरों में बहुत सप्लाई है। उसके अलावा पुणे, चेन्नई, कैलकाटा और छोटे शहरों में बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स भी फूड एंड बेवरेज में, फैशन एंड एपरल में, छोटे शहरों में टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में भी जा रहे हैं। वहां पे भी अपना एक फुटप्रिंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सरकार ने जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और इंडस्ट्रियल को लेकर जो पॉलिसी स्टैंड अडॉप्ट किया है, जिनकी जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, उस वजह से बहुत एक डाइवर्सिफिकेशन सप्लाई चेन में हो रहा है भारत की तरफ। उसका एक ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट है कि वेयर हाउसिंग में डिमांड इस साल हम कह रहे हैं कि 30 से 35 मिलियन स्क्वायर फुट की डिमांड होगी, जो कि पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ रेट में थोड़ा सा धीमा रहे। 2020 और 2021 के बीच में जो ग्रोथ रेट था उसके मुकाबले ग्रोथ रेट कम हो, लेकिन फिर भी ओवरऑल डिमांड वृद्धि होगी। अमित सर, हमने देखा कि बात चाहे रिटेल की हो, ऑफिस स्पेस की हो, फ्रेश सप्लाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जॉब कट, कॉस्ट कटिंग भी बड़े स्तर पर दिख रही है। अगर हम आरओआई की बात करें, रेंटल रिटर्न की बात करें, तो क्या हालात हैं? बढ़ रहा है, स्थिर है या फिर नेगेटिव है? बहुत अच्छा सवाल है दीपक जी, और मुझे लगता है कि अगले छमाही में थोड़ा सा शायद लॉन्चेस का स्लो डाउन हो। जैसे अभिनव जी ने बताया कि कमर्शियल में, इंडस्ट्रियल में, रिटेल में अभी भी डिमांड लगातार बनी हुई है, क्योंकि वहां पे लॉन्चेस और डेवलपमेंट फिर भी कम था, मगर रेजिडेंशियल में बहुत बड़ी मात्रा में लॉन्चेस हुए। तकरीबन 3 से 4 लाख यूनिट्स लॉन्च हुए हैं पिछले साल, और शायद उतनी खपत नहीं दिखे। तो इसके लिए एक तो जैसे मैंने आपको अंदाजा दिया कि थोड़ी सी नमी आ सकती है दामों में, घर के दामों में, प्राइसेस में ओवरऑल। खैर, कुछ उसका ऑफसेट ये भी है कि रिटेल और कुछ बाकी कमर्शियल एरियाज में रेंट्स बढ़ भी रहे हैं, मगर एक हाउसिंग का जो रेंटल यील्ड है वो थोड़ा चढ़ जरूर गया था। तो इसका मतलब यही है कि बेसिकली रेंटल्स तो अब शायद इतने नहीं बढ़े, मगर रेंटल यील्ड जो है वो इस स्तर पर बने रहेंगे जब तक कोई रेट कट नहीं होता, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता। तो डेफिनेटली रेंटल डिमांड जो है वो, या रेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो उतनी बनी रहेगी। एक और सवाल होगा आपसे आदित्य जी, जो आपने चर्चा में सुना कि $65 बिलियन का जो लक्ष्य दिख रहा है एशिया पैसिफिक रीजन में। हालांकि अभिनव जी कोई स्पेसिफिक प्रतिशत नहीं बता रहे हैं कि कितना निवेश भारत में आ सकता है। हालांकि सेविल्स की एक रिपोर्ट ने $3.5 से $4 बिलियन के निवेश की बात की है। आपका अनुभव क्या कहता है? दीपक जी, जहां तक एफडीआई फंड की बात है, तो जो इंडिया की करंट सिचुएशन है, जहां पर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में कई कंट्रीज में लीड कर रहा है, इंडस्ट्रियल शिफ्टिंग चल रही है टेक्निकली अगर बात करें तो इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग और जो मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कहीं ना कहीं बड़े कॉर्पोरेट सेगमेंट डेवलप करना, लाइक बड़े आईटी पार्क डेवलप होना, और जो यहाँ पर जो है लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, बड़े मॉल सेक्टर्स डेवलप होना, इन सारे सिनेरियोज में एफडीआई का फंड ज्यादा प्रोबेबली आएगा। अगर मेरे लास्ट अभी सीबीआरई की रिपोर्ट भी हम पढ़ी रहे थे और सारी डिस्कशन देख रहे थे, तो मेरे को लगता है कि ओवरऑल हिस्सा में कम से कम 10 से 15% का हमारे को, इंडिया को बड़े आराम से जो है इसका शेयर मिल जाना चाहिए, बिकॉज हमारी मार्केट कंडीशंस फिलहाल बहुत अच्छी चल रही हैं। अगला सवाल अभिनव जी आपसे होगा, सेक्टर वाइज रिटेल और ऑफिस स्पेस में अब्जॉर्प्शन को देखते हुए कहां तेजी और कहां कमजोरी के हालात दिख रहे हैं? देखिए, सेक्टर वाइज अगर देखें, ऑफिसेज में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ से, स्पेशली इंजीनियरिंग R&Ds की तरफ से। अगर हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या GCCs जिन्हें कहा जाता है, उनका इंडिया फुटप्रिंट देखें तो वो इंडिया फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है। तो GCCs जो कि जनरली प्रीमियम ऑफिसेज प्रेफर करते हैं, प्राइम लोकेशंस प्रेफर करते हैं और लार्जर फुटप्रिंट होता है उनका, वहां से डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो डिमांड आपकी टेक सेक्टर में दिख रही है, आपके बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के GCCs भी आ रहे हैं, आपके इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में R&D GCCs भी आ रहे हैं, आपके लाइफ साइंसेज में डिमांड स्ट्रॉन्ग है। ये कुछ सेक्टर्स हैं। उसके अलावा कोवर्किंग और मैनेज्ड ऑफिस ऑपरेटर्स, क्योंकि सप्लाई अगर हम डेवलपर्स की तरफ से देखें तो वो भी एक इम्पोर्टेंट डिमांड ड्राइवर होता है। कोवर्किंग सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक तरह से अनसर्टेनिटी पे फीड करता है। तो अगर अभी या आने वाले कुछ महीनों में बिजनेस और हायरिंग पे अनसर्टेनिटी होती है, तो कोवर्किंग और फ्लेक्स में डेफिनेटली हम एक उछाल देखेंगे। जहां तक रिटेल की बात है, रिटेल में तो मैंने जैसे कहा कि टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में भी हमें लीजेस दिख रही हैं अक्रॉस ब्रांड्स।
प्रीमियम लग्जरी में भी ग्रोथ हमें पिछले साल देखने को मिला। तो देखिए, जब मार्केट ओपन होती है, बिकॉज ये एक अनयूजुअल क्राइसिस थी पिछले 3 साल, बिल्कुल सडनली वो एकदम से पुल बैक नहीं, तो आपको एक मिक्स्ड मिला जुला सा एक रिस्पॉन्स रहेगा, जहां ग्रोथ भी रहेगी और हो सकता है ग्लोबल क्राइसिस का थोड़ा इम्पैक्ट भी हो। तो ग्रे बिल्कुल। एरिया मेरे हिसाब से वही है कि ग्लोबल इम्पैक्ट कितना होता है कंजम्पशन। बिल्कुल, तो चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस रिपोर्ट की और बारीकियां क्या हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं सीबीआरई की आउटलुक रिपोर्ट की। 2023 में कैसे संकेत मिल रहे हैं, निवेश कैसा दिख रहा है और तमाम सेक्टर किस तरह के संकेत दे रहे हैं। चर्चा जारी है, मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निरंजन सर, क्रेडाई ने आरबीआई को ब्याज दरें स्थिर या कम करने के लिए खत लिखा है। इसी को जोड़ते हुए एक तरफ एशिया पैसिफिक में मजबूत निवेश दिख रहा है, लेकिन यूएस यूके के बैंक्स कुछ और कहानी कह रहे हैं। ऐसे में हमारे मार्केट को लेकर आपका क्या रुख है? भारत की बैंकिंग बहुत ही मजबूत है। जितने भी हमें एनपीए थे, उनके सब प्रोविजन हो गए हैं। आज के तारीख में टॉप लाइन बॉटम लाइन बैंकों के, एनबीएफसीज के, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के सब बढ़ रहे हैं। इंप्रूवमेंट इन टॉप लाइन, इंप्रूवमेंट इन बॉटम लाइन। दीपक जी, मैं आपको बताऊं, हर एक एनबीएफसी, हर एक बैंक, हर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 15-20% ग्रोथ दिखाया है इस क्षेत्र में। तो आप देखिए, समझिए, ग्रोथ इन रियल इंडस्ट्री 10% 12% है, लेकिन ग्रोथ इन एनबीएफसी और जो हाउसिंग फाइनेंस के क्षेत्र में जो लेंडिंग है वो 15 से नहीं 20% बढ़ गया है इस साल में। तो हर एक का टॉप लाइन बॉटम लाइन इंप्रूव हो गया है। तो इससे पता पड़ रहा है कि आज भी इसमें हमारे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है वो ताकतवर है। तो ओवरऑल जो आरबीआई ने कंट्रोल रखी है, नेशनल हाउसिंग बैंक ने अभी जो आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का कंट्रोल बना रेगुलेटर, वो सब आरबीआई के पास चले गया है। और आज की तारीख में हिंदुस्तान के जितने भी बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस है वो ज्यादा सेफ है, ज्यादा मजबूत है और हमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। कोई छोटे मोटे कोऑपरेटिव बैंक में प्रॉब्लम हो तो वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वहां कोई भय अब तक नहीं दिख रहा है मुझे। क्रेडिट स्विस जैसी हाल, एसवी बैंक जैसे हाल हमारे देश में नहीं होगा। उनको भय है, हमें नहीं है। एक अंतिम सवाल अमित जी आपसे, भारतीय शहरों में रेंटल यील्ड को लेकर आपको क्या हालात दिख रहे हैं? नहीं, दीपक जी, मेरा ये हमेशा मत रहता है कि जो रेंटल है वो कंजम्पशन को काफी हद तक डिफाइन करता है। पिछले साल हमने बहुत बड़ा उछाल देखा था, वो कंजम्पशन में भी और कैपिटल वैल्यूज में भी। इस समय मुझे थोड़ी स्थिरता आती दिख रही है। हालांकि रेंटल डिमांड बनी हुई है, मगर रेंटल यील्ड्स भी अब इस समय नम नहीं होते दिखते, बिकॉज इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ी हुई है। इसके लिए जो रेंटल यील्ड बढ़ी थी, जैसे बॉम्बे में 2-2.5% होती थी, वो 3-3.5% तक पहुंच गई है कई जगहों पे। और वैसे ही बेंगलुरु में जहाँ पे 4.5-5% की रेंटल यील्ड होती थी रेजिडेंशियल में, वो बढ़कर 5.5-6% भी हुई है। क्योंकि जब तक ब्याज दरें बढ़ी रहेंगी, रेंटल यील्ड भी बढ़े रहेंगे, मगर करस्पॉन्डिंग कैपिटल वैल्यूज इतने नहीं बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट आएगा, जिसकी वजह से वापस थोड़ा सा रेंटल यील्ड में रिवर्सल आएगा या रेंट्स में कुछ हद के बाद रिवर्सल आएगा। मैं ये भी देखता हूँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अब और शायद बढ़े तो कहीं ना कहीं दाम भी कम होंगे, चाहे हाउसिंग के हों, रेंट्स के हों या ओवरऑल जो डिमांड के हों, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नमी हर जगह आएगी। इन्फ्लेशन हालांकि कम हो रहा है, मगर उसके बावजूद भी जो है वो, जैसे अभिनव जी ने बताया कि जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, जो टेक कंसर्न्स हैं, वो बने हुए हैं। बिल्कुल, यानी इस चर्चा को समझने की कोशिश करें तो भले ही दुनिया भर में आर्थिक संकट संकेत दे रहा है, लेकिन कम से कम सीबीआरई की इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि भारत में बहुत ज़्यादा दमदार ग्रोथ अगर नहीं भी दिख रही है तो हालात बहुत बुरे भी नहीं दिख रहे हैं। तमाम रियल्टी सेगमेंट में, चाहे बात ऑफिस स्पेस की हो, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स की हो, रिटेल की हो या फिर रेजिडेंशियल की हो, सतत निवेश की तस्वीर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका निरंजन सर, अमित जी, अभिनव जी और आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस के अगले एपिसोड में करेंगे किसी और टॉपिक पर बात। तब तक के लिए नमस्कार।